एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए हम लोग भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और आज के हमारे लेक्चर का विषय है नीति निर्देशक तत्व और इनके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे अच्छे से। अपना परिचय मैं दे चुका हूँ, ये मेरे बारे में कुछ तथ्य हैं और आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। नीति निर्देशक तत्व, पहली चीज़ है प्रश्न बनता है, सिंगल डे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किस भाग में दिए हुए हैं संविधान के, तो संविधान के चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों के वर्णन किया गया है। चौथे भाग में प्रश्न आता है यहाँ से। दूसरा है कि इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिए कहाँ से गए हैं, तो वो लिए गए हैं आयरलैंड से। तो ये दो चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि किस भाग में दिए गए हैं और किस देश से भारत के संविधान में लिए गए हैं। अब आता है प्रश्न कि नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। नीति निर्देशक तत्व ऐसे अधिकार समझ लीजिए, ऐसी आदर्श परिस्थितियां समझ लीजिए जो आपको मिलनी चाहिए, संविधान आपको प्रदान करना चाहता था, लेकिन कुछ विशेष कारणों से देश का सामर्थ्य नहीं था, उस समय हमारे पास संसाधन नहीं थे, गरीब देश था, पिछड़ा देश था, तो सारे अधिकार देना संभव नहीं था। तो जो बहुत ज़रूरी थे अधिकार वो तो मौलिक अधिकार में आपको दे दिए गए, यानी जो अति आवश्यक थे वो आपको कहाँ पे दे दिए गए, मौलिक अधिकार में दे दिए गए, वो सरकार को देने ही देने हैं। और जो बच गए, जो मिलने चाहिए थे लेकिन कतिपय कारणों से नहीं दे पाए, वो किस में चले गए, नीति निर्देशक तत्व, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP बोलते हैं इनको। तो क्या होते हैं, ये वो अधिकार हैं या ऐसे सिद्धांत हैं जो नीति निर्धारण में सरकार का मार्गदर्शन करते हैं कि सरकार को जनता के लिए कैसी नीतियां बनानी चाहिए। नीति निर्देशक तत्व, नीति को निर्देशित अर्थात डायरेक्शन देने वाले जो तत्व हैं वही नीति निर्देशक तत्व हैं। एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व और जिसे DPSP कहते हैं और मौलिक कर्तव्य, ये एक ही धागे से बंधे हुए हैं। मौलिक अधिकार वो हैं जो सरकार को आपको देने ही देने हैं। नीति निर्देशक तत्व वो हैं, इनसे थोड़ा सा कम इनकी इम्पोर्टेंस है, सरकार आपको देना चाहती है जैसा उसका सामर्थ्य होगा। और मौलिक कर्तव्य वो हैं जो सरकार को, देश को आपसे अपेक्षाएं हैं। तीनों एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं, एक साथ ही चलते हैं, उनको अलग अलग नहीं देखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि क्या वो प्रवर्तनीय है, आप न्यायालय जा सकते हैं उनके लिए। संविधान के अनुच्छेद 37 में संविधान ने स्वयं बता दिया है कि वो प्रवर्तनीय नहीं है। मौलिक अधिकार आपके प्रवर्तनीय है, आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट सीधे कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, सरकार की कृपा पर है एक हिसाब से। फिर हम देखें तो जो नीति निर्देशक तत्व हो हमारे, वो संविधान ने कोई उनका वर्गीकरण नहीं किया है, हम अपने स्तर से करते हैं। 3 प्रकार के हैं कि विषय वस्तु को हम देखते हैं तो हम पाते हैं 3 प्रकार के नीति निर्देशक तत्व हैं। पहले हैं समाजवादी, दूसरे हैं गांधीवादी और तीसरे हैं उदार बौद्धिकवादी। अब ये क्या है, समाजवादी नीति निर्देशक तत्व वो हैं जो सरकार के नीति में ऐसा निर्देशन देते हैं कि समाजवादी नीतियां बनाई जाएं, समाज के सभी तबकों के लिए, जो तबके गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनका ध्यान रखा जाए, यानी सबका कल्याण हो। ऐसी भावना के साथ जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें समाजवादी माना जाएगा। ये देखेंगे आप 7 हैं संख्या में, लेकिन आप महत्वपूर्ण जो हैं 4 उनको हम देखेंगे। 39 जो है वो ये कहता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, लेकिन हम एक विशेष पहलू ध्यान रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से। वो क्या है कि धन जो है, धन संपत्ति जो है
उसका संकेंद्रीकरण ना होने पाए। ये क्या है कि पता चले कि समाज में कुछ लोग तो बहुत अमीर हो गए, 5-10% लोग बहुत अमीर हो गए समाज में उदाहरण के लिए, और बाकी आपकी जनता पीछे रह गई, बाकी लोग गरीब हो जाए। ऐसा ना होने पाए, ये रोकने का प्रयास किया जाए। 39A क्या कहता है कि जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क न्यायिक सहायता दी जाए। निःशुल्क न्यायिक सहायता, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से। ये इन सब में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो गरीब लोग हैं, जो न्यायालय में अपना केस खुद नहीं लड़ सकते, उनको सरकार द्वारा सरकारी वकील वगैरह उपलब्ध कराया जाए, निःशुल्क, वो भी उसका पैसा ना लिया जाए। 39A सबसे महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान रखेंगे। 42 भी देख लेते हैं। मातृत्व में सहयोग की ये बात करता है। मातृत्व में सहयोग कैसे होगा? स्वास्थ्य में हो सकता है कि निःशुल्क सुविधाएं उत्पन्न कराई जाएं अस्पताल वगैरह में, जो डिलीवरी होती है उसके लिए। और कोई अगर नौकरी कर रही है, कोई स्त्री, कोई महिला, तो उसको जब संतान होती है तो उसको जो छुट्टियां दी जाएं उसमें उसको पैसा उससे उसका ना काटा जाए उसकी तनख्वाह से, जिसे हम मैटरनिटी लीव कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो निकल के आई हैं वो यहीं से निकल के आई हैं। मातृत्व अवकाश ये 42 में दिया हुआ है। 43A क्या कहता है कि कारखाने जो हैं, तो कारखानों के प्रबंधन में किसका रोल होना चाहिए? श्रमिकों का भी, श्रमिकों की भी भागीदारी होनी चाहिए। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, अपना खून पसीना बहा रहे हैं, उनका भी रोल होना चाहिए, उनकी भूमिका होनी चाहिए। अब इसमें आप देखें कि देश में धन का कितना संकेंद्रीकरण हुआ है, कितना नहीं हुआ है, और कारखानों के प्रबंधन में श्रमिकों की कहाँ तक कितनी भूमिका हमारे समाज में है, ये सब सोचने का विषय है। लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व में दिया हुआ है कि सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ये सब ना होने पाए। गांधीवादी आदर्श क्या है? जो गांधी जी का इस देश को लेके सपना था, गांधी जी के आदर्शों पे जो चलते हैं, गांधी जी के आदर्शों की ये स्थापना करना चाहते हैं हमारे देश में, हमारे समाज में। ऐसे नीति निर्देशक तत्व जो है वो गांधीवादी हैं। 6 हैं संख्या में, लेकिन हम जो महत्वपूर्ण 4 हैं उनको देखेंगे। ये स्टार मार्क कर लें। 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए। गांवों में हमें पंचायत का निर्माण करना चाहिए, ताकि गांधी जी का क्या कहना था, ग्राम स्वराज की बात करते थे गांधी जी, कि हमारे जो गांव हो वो अपना शासन अपने स्तर पे करें, बाहर के ऊपर वो निर्भर ना रहें। तो ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है वो कैसे आएगी? ग्राम पंचायत की वजह से आएगी। तो 40 में क्या है? ग्राम पंचायत है। 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये बाद में जोड़ा गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के निर्माण में सरकार को एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। 46 की बात करेंगे तो गांधी जी कहते हैं कि समाज के जो SC/ST वर्ग हैं उनका उद्धार करना चाहिए सरकार को, ये भी महत्वपूर्ण है। और 48 स्पेशली गोवध जो है उसको रोकना चाहिए सरकार को, तो ये भी महत्वपूर्ण हो गया। तो गांधी जी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तो आपका यही 40 वाला है। उसके बाद देखें तो 48 वाला भी आपको याद होना चाहिए। उदार बौद्धिकवादी आदर्श वो हैं नीति निर्देशक तत्व जो समाज में चाहते हैं कि सब लोग उदार रहें और बौद्धिक रहें। उदार यानी हिंसा ना करें, सहिष्णुता रहे समाज में, और बौद्धिकवादी मतलब है अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और समाज में एक अच्छे शिक्षित समाज का निर्माण करें। तो इसमें भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि 7 मिलेंगे आपको, लेकिन जो महत्वपूर्ण 4 हैं उनकी हम बात करेंगे। जो अच्छे छात्र हैं, जो चाहते हैं कि कुछ भी ना गलत होने पाए, उनके लिए तो अच्छा यही रहेगा कि वो किसी अच्छी पुस्तक से सारे याद कर लें, लेकिन हम महत्वपूर्ण पे फोकस करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं। 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता
यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी देश के जितने भी नागरिक हैं वो किसी भी धर्म के हों, उनके जो सिविल मामले हैं, सिविल मामले क्या क्या होते हैं, जैसे शादी का मामला सिविल मामला है, ठीक है ना, विरासत जो आपको संपत्ति मिल रही है घर वालों से वो सब सिविल मामला है। इसी तरीके से अगर तलाक हो गया है तो वो भी सिविल मामला है। जो अपराध वाले नहीं हैं सिविल मामले, दो तरह के होते हैं ना, सिविल और क्रिमिनल। तो इन सारों में क्या रहे कि समान रहे पूरे देश के लिए, धर्म जाति क्षेत्र से इस पर कोई असर ना पड़े, ये पूरे देश में समान होना चाहिए। ऐसी जो व्यवस्था है ये इसके माध्यम से करना चाहता है संविधान, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद उदार बौद्धिकवादी में 48A की अगर बात करेंगे तो ये क्या चाहता है कि भाई हमारा जो पर्यावरण है वो साफ सुथरा रहे, हमारे वन सुरक्षित रहें, हमारे वन्य जीव सुरक्षित रहें, ये इनकी बात करता है। 50 बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या कहता है कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका और कार्यपालिका ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। यानी जिस व्यक्ति के पास कार्यपालिका की शक्तियां हैं, जैसे एसडीएम हो गए, डीएम हो गए, ऐसे लोग प्रशासनिक शक्तियां जिसके पास हैं, उनको न्याय की शक्ति नहीं होनी चाहिए। जो जज रहेगा, जो पकड़ेगा वही जज हो जाएगा, तो फिर आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। 51 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति का हमारा देश प्रयास करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनका हम लोग सम्मान करेंगे। तो ये जो थे हमारे नीति निर्देशक तत्व हो गए। एक महत्वपूर्ण चीज़ और है जो अक्सर पूछ ली जाती है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसने इन 3 नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा था। हम देख चुके हैं ये क्या है कि गरीबों के लिए निःशुल्क न्यायिक सहायता, निःशुल्क न्यायिक सहायता, और ये हम देख चुके हैं क्या था, कारखानों में, कारखाना प्रबंधन में किसकी भूमिका होनी चाहिए, श्रमिकों की भी भूमिका होनी चाहिए। और ये क्या कहता है, हमारा पर्यावरण, वन और वन्य जीव, ये 3 नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़े गए, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। एक और 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उससे क्या किया, 45 अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया। पहले ये था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार का दायित्व है कि शिक्षा उपलब्ध करवाए निःशुल्क। बाद में इसको बदल के क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया 21A से। तो अब इसमें क्या कर दिया गया है, अब 45 जो है उसमें ये जिम्मेदारी दे दी है कि 6 वर्ष का होने तक बच्चों के लिए जो भी है वो सरकार व्यवस्था करे। इसको आप लोग पढ़ लेंगे। अब एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए जो भी महत्वपूर्ण था वो हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब अगर आप और पढ़ने का इच्छुक हैं, किसी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बड़े एग्ज़ाम की, तो थोड़ा सा और डीप में हम लोग जा सकते हैं। सवाल उठता है कि जब ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, आप न्यायालय जा ही नहीं सकते, तो इनको रखा क्यों गया संविधान में। तो पहली चीज़ ये थी कि इसलिए रखा गया कि सामर्थ्य का अभाव था उस समय देश में, देश के पास इतने संसाधन नहीं थे, हमारा बजट उतना नहीं था, हमारे पास मानव संसाधन उतना नहीं था। इस वजह से इनका पूरा अनुपालन करवाना संभव नहीं था। क्यों रखे गए, या कह लीजिए कि क्यों ये प्रवर्तनीय नहीं है, हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। क्यों ये प्रवर्तनीय नहीं है उस पर हम बात कर रहे हैं। प्राथमिकता, देश में बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे गरीबी थी, भूखमरी थी, अंधविश्वास था, अपराध था, अशिक्षा थी। सरकार को पहले ही बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना था, अपना ध्यान देना था। अगर सारी चीज़ों को हम प्रवर्तनीय बना देते तो सरकार सुबह से लेकर शाम तक न्यायालय में ही खड़ी रहती। इस वजह से हम फोकस नहीं कर सकते थे सारी चीज़ों पे। और क्या था, बहुत पिछड़ापन था देश में, बहुत सारे पिछड़े लोग थे। इतनी तमाम चीज़ें शायद जनता को उस समय समझ नहीं आती, तो वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत ही नहीं होते, तो उनको देने का कोई विशेष अर्थ उस समय नहीं निकल के आता।
उपयोगिता की बात करें कि क्या ये फिर पूरी तरीके से निष्प्रयोज्य हैं, संविधान में रखने का क्या फ़ायदा है, अगर प्रवर्तनीय नहीं है तो तब भी फ़ायदा है। पहला क्या है कि न्यायिक समीक्षा, यानी कि आपका जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई सरकार ने ऐसा कानून बनाया है जो हो सकता है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जा रहा हो और न्यायपालिका चाहे उसको कैंसिल कर दे, उसको निरस्त कर दे, लेकिन अगर न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि ऐसा जो कानून बनाया गया है जो भले कुछ मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, लेकिन अगर उससे नीति निर्देशक तत्व जो है उनकी स्थापना हो रही है, तो उस कानून को न्यायपालिका द्वारा ग्रीन लाइट, हरा सिग्नल दिया जा सकता है कि ये कानून पूरी तरीके से ठीक है। फिर मौलिक अधिकारों के पूरक हैं, हमने पढ़ लिया कि जो कमियां उसमें रह गई वो हम नहीं कर सकते थे उसमें, तो हमने इसमें रख दिया। हालांकि सरकार ने फिर उसके लिए तमाम नियम बनाए, जैसे 42 में हमने पढ़ा मातृत्व सहयोग, तो इसके लिए सरकार ने कानून बनाया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया उसके लिए बिल्कुल तरीके से। 48A में हमने पढ़ा कि वनों की सुरक्षा, वन्यजीव की सुरक्षा, तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम बनाया सरकार ने इसके लिए। इस प्रकार से तमाम कानून जो सरकार ने बनाए वो इसी कारण से वो बना पाए कि इसकी व्यवस्था संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से की गई है। सरकार से अपेक्षाएं भी इसी से तय होती हैं, भले मौलिक अधिकार नहीं है पर कोई चीज़ अगर उसमें दी हुई है तो आपकी सरकार से अपेक्षा रहती है कि नीति निर्देशक तत्वों को भी वो पूरा करके दिखाएं। जैसे अगर हम बात करें, अनुच्छेद 41 में बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है या वृद्ध है तो उसको सरकार द्वारा सहयोग दिया जाए, तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, वृद्धा पेंशन दी जाती है, तो ये सब कहाँ से आ रहा है? वहीं से आ रहा है। फिर समीक्षा क्या है कि विपक्ष देख सकता है, जनता से कह सकता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं सरकार उनका पालन नहीं कर रही है, और इस प्रकार सरकार पर जनता की आकांक्षाओं का और विपक्ष का नियंत्रण होता है, जिससे सरकार अपने मार्ग से भटकती नहीं है। थोड़ा और डिटेल में अगर जाना चाहें तो बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये अच्छा टॉपिक है उसके लिए। शुरू से ही विवाद था कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में श्रेष्ठ कौन है, क्योंकि मौलिक अधिकार तो बदले नहीं जा सकते थे, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में अगर सरकार कुछ करना चाहती थी तो प्रायः मौलिक अधिकार आड़े आ जाते थे। कौन कौन से? अनुच्छेद 14 वाले और अनुच्छेद 19 वाले। 14 हमेशा समता और समानता की बात करता था और इसमें तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई थी। अगर आप समाजवादी नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, उनको आप अगर स्थापित करना चाहते हैं तो वो तो अनुच्छेद 14 के खिलाफ चला जाएगा। इसी तरीके से 19 में तमाम स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, व्यापार करने की, आवागमन की, निवास की, कुछ भी बोलने की, संगठन बनाने की। तो अब मान लीजिए कि अगर ऐसा है समाज में कि किसी अमीर व्यक्ति ने कोई फैक्ट्री खोल ली और सारा पैसा उसी के पास जा रहा है, ये तो अनुच्छेद 39C में बोला गया है कि भाई संपत्ति का संकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। तो सरकार उसको रोकने के लिए क्या कह सकती है कि भाई हम एक PSU डालेंगे। PSU यानी सरकारी कंपनी, जैसे कौन सी हो गई, ONGC हो गई, भेल हो गई। अब उसमें सरकार चाहे कि इसमें कोई निजी आदमी अपनी कंपनी नहीं डाल सकता, केवल सरकार की कंपनी चलेगी, तो ये फिर अनुच्छेद 19 के विरुद्ध में चला जाएगा। तो ये विरोध शुरू से आपस में बना रहा, इसके लिए काफ़ी इसमें विवाद हुआ। 4 सुप्रीम कोर्ट के केस हैं और 3 संविधान संशोधन हैं, जो आप पढ़ लेंगे तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। फिर किसी भी परीक्षा में, बड़ी से बड़ी परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाएगा, इवन यूपीएससी में भी, तो आप उसको हल करने की स्थिति में होंगे। पहला केस सुप्रीम कोर्ट में आया चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का 1951 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई मौलिक अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार सर्वोपरि हैं, मौलिक अधिकार सर्वोपरि हैं, इनको आप छू नहीं सकते। आप अपना नीति निर्देशक तत्व लाना चाहते हैं, लाइए, लेकिन किसी मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। ये चंपकम दोराईराजन में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया। गोलकनाथ केस जब 1967 में हुआ तो पुनः वही चीज़ बोली गई कि भाई आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो बिल्कुल पवित्र हैं, उनको आप छू नहीं सकते हैं, उनके नीचे झुक के रहना पड़ेगा नीति निर्देशक तत्व को, ये सर्वोपरि हैं। थोड़ा सा माहौल बदला जब सरकार ने ये बोला, 24वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में। सरकार ने बोला कि हम किसी भी मौलिक अधिकार में संशोधन करेंगे, मौलिक अधिकार में संशोधन कर देगी। सरकार ने ऐसा बोला।
24वें संविधान संशोधन से सरकार ने बोला कि भाई, उसके पहले गोलकनाथ ने बोल दिया था कि मौलिक अधिकार सर्वोपरि हैं, इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट से ऐसा आ गया, सर्वोच्च न्यायालय से, तो सरकार ने संविधान संशोधन करके कर दिया कि हम मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन कर सकते हैं, ये हमारी शक्ति के अंडर पे आता है। 25वें संविधान संशोधन से सरकार एक कदम आगे बढ़ी और एक नया अनुच्छेद लेके आई, 31C। 31C में 2 बातें कही गई। पहली बात ये कही गई कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39B और 39C, इसमें जो भी चीज़ें, जो भी बातें करी गई हैं कि धन का विकेंद्रीकरण हमें करना है, एक जगह सघन न होने पाए, और जो देश के संसाधन हैं, 39B जो है वो कहता है कि देश के जो संसाधन हैं वो सबका हक है उसके ऊपर, किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना जाने पाए। 39C बात करता है कि संपत्ति जो है किसी एक व्यक्ति के पास ना इकट्ठा हो जाए। तो इनको प्रभाव में लाने वाला अगर हम कोई कानून बनाते हैं तो वो भले मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 14 और 19 का हनन करता है, ऐसे कानून को बनाया जा सकता है इनके विरुद्ध जाकर भी। और दूसरी चीज़ क्या बोली कि ऐसा कोई भी कानून जो बनाया जाएगा उसकी न्यायिक समीक्षा हम नहीं करने देंगे कोर्ट को। यानी हम कह रहे हैं कि न्यायिक समीक्षा कोर्ट उसकी नहीं करेगा, हमने जो कह दिया सो कह दिया। एक बार फिर से देख लें, ठंडे दिमाग से देख लें, आराम से देख लें। 25वां संशोधन जो 1971 में हुआ, उसने सरकार ने एक नया अनुच्छेद डाला संविधान में, 31C, और उसमें 2 बातें कही गई। पहला ये कि 39B और 39C में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको प्रभाव में लाने के लिए, उनके आदर्शों की स्थापना करने के लिए हम कोई कानून अगर बनाते हैं और वो मौलिक अधिकारों में 14 और 19 के विरुद्ध भी चला जाता है, तब भी हमें कोई समस्या नहीं है, हम ऐसा कानून बना देंगे। यानी एक हिसाब से 39B और 39C में जो नीति निर्देशक तत्व थे, सरकार ने कहा कि इनकी जो वैल्यू है, इनका जो महत्व है, वो 14 और 19 वाले मौलिक अधिकारों से अधिक है। और दूसरी बात कही कि हम इसकी न्यायिक समीक्षा भी नहीं होने देंगे। पुनः आ गया भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण केस, केशवानंद भारती 1973। हमको पहले से इसमें हमने थोड़ा पढ़ रखा है कि इन्होंने बोला था कि ठीक है, मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है सरकार अगर चाहे तो। यानी मौलिक अधिकार में संशोधन जो है वो सरकार अगर चाहे तो कर सकती है, ठीक बात है। लेकिन क्या नहीं चेंज होना चाहिए? मूलभूत ढांचा जो है संविधान का, मूलभूत ढांचे की बात यहीं से आई, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको नहीं बदल सकते। यहाँ पे इन्होंने क्या किया इस केस में कि केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, 39B और 39C वाले जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अगर 14 और 19 को उनके विरुद्ध भी जा रहे हैं तो ठीक है, हम नहीं कैंसिल करेंगे, आपकी बात हमको अच्छी लग रही। लेकिन जो आपने बोला कि न्यायिक समीक्षा ही नहीं होगी ऐसे किसी कानून की, ऐसी किसी विधि की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, उससे हम सहमत नहीं हैं। यानी 41C में जो पहली बात बोली गई थी कि 31C माफ़ करिएगा, 39B और 39C में जो भी आता है वो अनुच्छेद 14 और 19 के विरुद्ध जाएगा। ये बात आपकी ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन दूसरी बात जो आपने करी कि न्यायिक समीक्षा ही नहीं होगी किसी चीज़ की, हम उससे सहमत नहीं हैं। तो अनुच्छेद 13 में आपको पता है असंगत विधियां, जो भी विधि असंगत लगती है, संविधान के विरुद्ध लगती है, सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर देता है। तो 31C के इस वाले पार्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आता है 42वां 1976 का। उसमें सरकार कहती है कि क्या, कि केवल 39B और 39C ही नहीं, हम किसी भी नीति निर्देशक तत्व को, यानी किसी भी DPSP को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्व, किसी भी DPSP को अगर हम प्रभाव में लाने वाला कानून बनाते हैं तो वो अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों का हनन कर सकता है। यानी पहले केवल 39B और C की बात हो रही थी, अब बोल दिया गया कि सारे नीति निर्देशक तत्वों पर लागू है। यानी इसने एक हिसाब से ऐसा स्थापित कर दिया कि आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है किससे? मौलिक अधिकारों से। ये बड़ी उल्टी चीज़ यहाँ पे
हो गई। और अंत में देखते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण केस, मिनर्वा मिल्स केस 1980, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि किसी भी नीति निर्देशक को तत्व को आप ये शक्ति दे सकते हैं कि कोई भी कानून आप बनाएंगे और 14-19 के ऊपर चला जाएगा। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे कैंसिल कर दी। तो वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति यही है कि अनुच्छेद 39B और 39C में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इन पे अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो वो अनुच्छेद 14 और 19 में जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन कर सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक अति महत्वपूर्ण चीज़ बोली कि मौलिक अधिकार जो है उनमें और आपके नीति निर्देशक तत्वों में क्या है बताइए, इसमें एक संतुलन है। ये दोनों आपस में बहुत महत्वपूर्ण है, कोई एक अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। और ये जो हैं वो हमारे देश के संविधान की क्या है? ये संविधान की आधारशिला है। थोड़ा सा डिटेल में हो गया, लेकिन पढ़ने में तभी मज़ा आता है जब हम किसी विषय का गहन अध्ययन करते हैं। लास्ट में आपने जो पार्ट पढ़ा, मेरा दावा है कि यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस में कुछ भी पूछ लेगा, आप निश्चित तौर पर उसका उत्तर इस वीडियो को देखकर दे देंगे। और यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। ऑल दी बेस्ट।